मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का द नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, आप हमारी क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर अलग सब्जेक्ट की हो। हम सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम्स हैं आपके, चाहे वो आर हो, यूपी पीसीएस हो या कांस्टेबल हो, जो यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल, बहुत सारी वैकेंसीज अभी आई हुई हैं। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। अभी गवर्नमेंट मतलब अभी इलेक्शंस होने वाले हैं तो बहुत सारे वैकेंसीज भर भर के आ रही है। तो अगर आप अभी निकालते हो ना तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम क्या करते हैं, आपको बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स छाट करके जो इंपॉर्टेंट लगता है, कि एक्चुअली होता है ऐसा ना कि कोई एक न्यूज़पेपर ना सारे करंट अफेयर्स नहीं कवर करता है। तो हम मैं पर्सनली 2-3 न्यूज पेपर कवर करती हूँ, उनसे जो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चन इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उनको यहाँ पे ऐड करती हूँ। ठीक है, और उसके साथ ही क्या करती हूँ, जो पिछले मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया होता है या जो नहीं पढ़ाया होता, लगता है कि इससे क्वेश्चन शायद ही बनेगा, बट उसको क्वेश्चन के फॉर्म में मैं यहाँ पर रख करके आप पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम करंट अफेयर्स पर आते हैं। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हम पहले स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने करंट अफेयर्स पर आएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फीफा जो है किस गेम के लिए दिया था, किस खेल के लिए दिया था। तो फीफा किस लिए देते हैं, फीफा फुटबॉल के लिए देते हैं। ठीक है, फुटबॉल के लिए दिया जाता है। तो बोला है हाल ही में किसने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जीता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, लियोनेल मेसी है, किलियन मबाप्पे है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, एर्लिंग हॉलैंड है। जो सारे ऑप्शन हैं इसमें देखिए कौन सा है, ये है हमारा सही ऑप्शन। क्या है, लियोनेल मेसी। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो ये फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। एक ये हो गए और एक रोनाल्डो, इनको ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत लोग फॉलो करते हैं। इन्होंने अपने नाम पर बहुत सारे अवार्ड्स कर रखे हैं। उनकी सूची मैं आपको अलग से बना के दिखाऊंगी। खेल से रिलेटेड जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, और भी खेल्स हैं, उनसे रिलेटेड हम किसी दिन सारे एक साथ डिस्कस करेंगे किससे कितने अवार्ड्स मिले हुए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम देखते हैं कि 2023 का अवार्ड इन्हें दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या लिया है, आइटाना बोंटानी, बार्सिलोना फुटबॉल कप, स्पेन, UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर, बैलोन डियोर, वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड। ये दिया गया है कि किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। इसको मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगी, जब आपको बताऊंगी ना खेल में किसको कौन सा अवार्ड दिए गए, उसमें हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ देखते हैं कि अभी हाल ही में कौन सा किसको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, मैंने बताया था आपको कल, पहला डार्क स्काई पार्क बना हुआ है, कहाँ पे बना हुआ है और डार्क स्काई पार्क होता क्या है, मैंने आपको सारा बताया है, फिर ही बता दूंगी। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला है पेंच, दूसरा है पन्ना, तीसरा है कान्हा, चौथा है बांधवगढ़। ठीक है, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन हमारा है पेंच। पेंच जो है महाराष्ट्र और एमपी दोनों में है। ठीक है, महाराष्ट्र और एमपी दोनों में है, लेकिन जिस पार्ट में ये डार्क स्काई पार्क बनाया हुआ है, जिस पोर्शन में, वो स्पेशली कहाँ पड़ता है, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो डार्क स्काई पार्क बनाया गया है वो पेंच टाइगर रिजर्व है, उसके किस पार्ट में, एमपी वाले पार्ट में बनाया गया है या महाराष्ट्र वाले, तो महाराष्ट्र वाले पार्क में बनाया गया है। और डार्क स्काई पार्क क्या होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगर रात में आप जाकर के आसमान देखें, जैसे ये बड़ा सा इलाका है, वहाँ का ऐसा एक इलाका है जहाँ से अगर आप आसमान देखते हो तो आपको बहुत साफ सुथरा दिखता है, वहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होता है, चांद तारे वगैरह जो भी चीज़ें आसमान में रात में होती है ना, बहुत साफ, मतलब बहुत क्लियर देख सकते हो आप। ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं, डार्क स्काई पार्क बोलते हैं। ठीक है, पन्ना आपको पता है एमपी में है, कान्हा और जो है बांधवगढ़ है, ये कहाँ पड़ेंगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप आप अच्छे से ये चीज़ आप पढ़ ही रहे होंगे ना, तो आप मुझे बताइएगा कान्हा और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे पड़ेंगे, उनकी लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे कौन से स्थान पर है भारत जिसके पास मिलिट्री पावर मतलब है, हम कौन से नंबर पर आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस क्या है, सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है, फोर्थ या फिफ्थ नंबर पर है। हम आते हैं फोर्थ नंबर पर, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हम फोर्थ नंबर पर आते हैं, जिसके पास हमारी जो मिलिट्री पावर है बहुत ज़्यादा है। पहले पर है USA, दूसरे पर है चीन और तीसरे पर है जापान। चौथे नंबर पर हम आते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, चौथे नंबर पर हम हैं मिलिट्री पावर के मामले में।
देखते हैं क्या ये बहुत सारी इंडेक्स निकाली गई हैं, 2023 में है, 2024 में है, कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो सारी मैंने यहाँ पे रखी हैं कि कौन से इंडेक्स में हमारा कौन सा स्थान रहा है। ये आपके आगे भी आएंगी, अभी जो आ रही हैं सोचिए सारी कवर करा दूँ आपको। पहली क्या है, जल्दी से इनको पढ़ेंगे, बस आपको बस ध्यान देना है मैं कौन सी रिपोर्ट बोल रही हूँ और वो किसने निकाली है और हमारी रैंकिंग क्या रही है, ठीक है। पहला है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में हम 126 नंबर पे थे, फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड था, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है और हम कितने नंबर पर थे, बस मैं ये बता रही हूँ आपको, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स है 126 नंबर पर हम है, आइसलैंड पहले नंबर पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है 127 नंबर पर हम है, आइसलैंड फर्स्ट नंबर पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 4th नंबर पर हम है, यूएसए फर्स्ट नंबर पर है, जो अभी हमने देखा ना, अभी पीछे देखा है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है 2023 में निकाला गया है, 2023 का है ये, 67 नंबर पर हम है, फर्स्ट नंबर पर स्वीडन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है हम 40th नंबर पर है और फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 161 नंबर पर हैं हम। नॉर्वे जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालता है, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर है। इस पे जो हम मतलब इस पे हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है, ये अपने आप में बहुत मतलब एक तरीके से शर्म की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रिपोर्टर्स वाले जो रिपोर्ट आ रही हैं उसमें आप बहुत नीचे, इसका मतलब आपके यहाँ प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में हम 131 नंबर पर है, सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में यूएस, चाइना और इंडिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाली है, 38 नंबर पर है, 38 नंबर पर हम हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40th नंबर पर है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर है, विपो निकालता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 111 नंबर पर है हम, बेलारूस फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नेक्स्ट क्या है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56 नंबर पर है हम है और स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पर है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में है 45 नंबर पर हम, नीदरलैंड फर्स्ट नंबर पर है। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64 नंबर पर हम है, डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। IQ एयर मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में है बीजिंग, मतलब एयर क्वालिटी जो इंडेक्स सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड वाइड, बीजिंग है। हमारे यहाँ पर कौन है, मुंबई है। फिनटेक यूनिकॉर्न लिस्ट निकाली गई, 3rd नंबर पर हम है, पहले नंबर पर यूएस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 की है, देखिए नई है, ये आपको याद रखना है। केरला इसमें फर्स्ट नंबर पर है, ये आप इसको आप ये नई रिपोर्ट है, मतलब इसी साल की है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। NCRB जो है खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में दिल्ली फर्स्ट नंबर पर, मतलब बहुत बुरा हाल है। वर्ल्ड बैंक ने निकाली है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता है भारत। प्रेषण प्राप्त करता मतलब बहुत पैसा हमारे यहाँ भारत से आता है, देखेंगे ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे लोग कहीं ना कहीं बसे हुए हैं, वहाँ से पैसा कमा के इंडिया में भेजते हैं, तो बहुत ज़्यादा पैसा हम कमाते हैं, इसलिए प्रेषण प्राप्त करता भारत है। हैंडले पासपोर्ट मैंने बताया आपको, कल ही पढ़ाया था, हम 80 नंबर पर थे, अभी पहले भी हम 80 नंबर पर ही हैं, बट पहले हम 57 देशों की यात्रा कर सकते थे, अभी आई थिंक हम 61, जो कुछ देश हैं वो बढ़ गए हैं, बट हमारी रैंकिंग वही है अभी। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम 7वें नंबर पर हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में हम 7वें नंबर पर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसे असम वैभव सम्मान के लिए चुना गया है। ऑप्शन देखते हैं हम, सविता कंसवाल है, रंजन गोगोई हैं, BR कंबोज है, सुकृता पॉल कुमार हैं, ये सारे ऑप्शन हैं। हमारा सही आंसर क्या है, रंजन गोगोई। ये CJI रह चुके हैं हमारे 49th नंबर पे, ठीक है। अभी हमारे 50 नंबर पे जो हैं DY चंद्रचूड़ हैं, ठीक है, DY चंद्रचूड़। अभी जो रिसेंट मतलब अभी हाल ही में जो बने हैं वो हैं DY चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, और ये रंजन गोगोई हैं 49th नंबर के। ये असम से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन्हें ये सम्मान प्रदान किया गया। और ये पहले ऐसे मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट्स हैं वहाँ से अगर किसी को पहला जज बनाया गया था, CJI बने थे, पहली बार उस एरिया से बनाए गए थे, इसलिए भी इनको ये सम्मान दिया गया है। ये सविता कंसवाल मैंने पढ़ाया था
पर्वतारोही थी, उनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया था, आप ये बताएंगे मुझे, ठीक है। B.R. कम्बोज, ये भी मैंने पढ़ाया आपको, आप कमेंट कर बताएंगे इनको कौन कौन सा अवार्ड दिए गए हैं, कहाँ से रिलेटेड। सुकृता पाल कुमार, इन्होंने कोई बुक लिखी थी द सॉल्ट एंड पेपर, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अब B.R. कम्बोज जो हैं, स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया था उन्हें, इसलिए सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं, आप बताइए ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। हमारा ऑप्शन है बर्नार्डो एरेवालो, गैब्रियल एटल, सुक्सेस मसरा, फिलिक्स त्स्केदी। ये सारे ऑप्शंस मैंने पढ़ाए हैं आपको, जो पिछले कुछ दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट रहे हैं, सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बर्नार्डो एरेवालो। ये हमारे हाल ही में मतलब ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। गैब्रियल एटल जो है वो फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में, सबसे युवा प्रधानमंत्री माने गए हैं। और आप ये बताइएगा, सुक्सेस और फिलिक्स त्स्केदी, इनकी भी नई ये भी एक जगह राष्ट्रपति बने हैं, ये भी इनकी दोनों लोगों की एक नए पद पर नियुक्ति हुई है। आप मुझे देश का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा कहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। एक बार देखते हैं ज्योग्राफिकल जो मतलब वो है, इसकी स्थिति कैसी है ग्वाटेमाला की। तो ये है ये मतलब है कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी, करेंसी है ग्वाटेमाला क्वेट्जल, प्रेसिडेंट है बर्नार्डो एरेवेल, ठीक है। ये मैंने बताया ही आपको, ये है इसकी लोकेशन, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे है, जो हमारा ये साउथ अमेरिका है वहीं पे है, ठीक है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, इसको आप एक बार क्लियरली देख लीजिएगा अगर आपके पास मैप हो इसका तो, ठीक है। देखिए ये क्या है, डेली करंट अफेयर्स में ये हमारा आज का टॉपिक क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, कोई भी करंट अफेयर्स में मतलब पेपर देखिए, न्यूज़पेपर देखिए, आप इंस्टाग्राम देखिए, यूट्यूब देखिए, आपको कहीं भी ना बस यही दिखेगा, अयोध्या राम मंदिर, अयोध्या राम मंदिर कि कहाँ से क्या आ रहा है, कौन सी जगह से क्या मंगाया जा रहा है, कहीं से अगरबत्ती आ रही है, कहीं से सोने के घंटे आ रहे हैं, कहीं से पैसा दहेज में आ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ना अभी हाल ही मतलब छाया हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। क्या बहुत सारे जो हमारे इंडियंस बाहर रहते हैं ना, वो भी इसमें मतलब नज़र बनाए हो कि कैसे क्या चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा कुछ उसका मंदिर हमारा दिखने वाला है श्री राम जी का। इसका हम देखते हैं क्या है, अयोध्या राम मंदिर 7 दिवसीय अनुष्ठान शुरू हो गया है, क्योंकि 22 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है हमारे इंडिया में। तो अभी से कार्यक्रम जो है धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। उसके बारे में क्या, राम मंदिर का उद्घाटन समारोह शुरू होने वाला है, जो आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ शुरू हो रहा है। मतलब पहला दिन है, उसको क्या नाम दिया इन्होंने, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नाम से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो 7 दिनों तक चलने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है। औपचारिक प्राण प्रतिष्ठा संस्कार 16 से 21 जनवरी तक निर्धारित हो रहा है। जो 22 जनवरी को क्या होने वाला है, श्री राम लला के बहुप्रतीक्षित अभिषेक तक ले जाएंगे। मतलब 22 तारीख को क्या श्री राम जी का अभिषेक होगा। तो अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं कंटिन्यूसली, उन्हीं को हम देखेंगे, ठीक है। ये सेम है, इसमें यही है कि जो हमारा पहला दिन है, कितने भक्त आएंगे, सब लगभग 8000 भक्त उसमें शामिल होने वाले हैं। तो वही चीज़ें हैं, देखते हैं हम कि कैसे सीक्वेंस कैसे चलने वाला है, फर्स्ट सेकंड डे क्या क्या होने वाला है। तो 16 से 21 तारीख तक चलने वाला है प्रायश्चित और अनुष्ठान होगा, प्रायश्चित मनाया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। क्या है, नामित मेजबान प्रायश्चित समारोह का आयोजन करेगा, जिसमें 10 विध स्नान, विष्णु पूजा, पवित्र सरयू नदी के किनारे गायों का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। पहले दिन 16 तारीख को ये होगा, ठीक है। 16 को ये होने वाला है। 17 को क्या होगा, रामलला की शोभा यात्रा। 17 तारीख को रामलला की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसमें क्या होगा, एक भव्य जुलूस राम भगवान की मूर्ति को उसके बाल रूप अयोध्या ले जाएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के रास्ते में श्रद्धालु मंगल कलश में सरयू नदी का जल लेकर जाएंगे। फिर 18 तारीख को क्या होगा, औपचारिक अनुष्ठान शुरू होगा। गणेश अंबिका पूजा होगी, वरुण पूजा होगी, मातृका पूजा होगी, ब्राह्मण पूजा होगी, वास्तु पूजा होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। 19 को क्या होगा, पवित्र अग्नि का प्रज्वलन होगा, मतलब अग्नि वगैरह जलाई जाएगी। उसके बाद
20 तारीख को क्या होगा, गर्भगृह की सफाई होगी, जो मेन मंदिर का पोर्शन होता है उसकी सफाई होगी। 21 तारीख को दिव्य स्नान समापन होगा, स्नान होगा, समापन होगा। नेक्स्ट क्या होगा, अभिषेक दिवस। अभिषेक दिवस होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 22 तारीख को मनाया जाएगा। इसके लिए ही लोग वेट कर रहे हैं, 5 डेज टू गो, 3 डेज टू गो, ऐसे करके लोगों के स्टेटस लग रहे हैं अभी, तो वो इसी के लिए है, 22 जनवरी के लिए ही है। अभिषेक दिवस होगा, क्या हो, ये सुबह की पूजा और दोपहर 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मृगशिरा नक्षत्र में रामलला देवता का अभिषेक, उसके बाद आरती होगी। तो आपसे पूछ सकता है कि किस नक्षत्र में अभिषेक दिवस मनाया जाएगा या टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग क्या है, 12:20 के बाद और मृगशिरा नक्षत्र। देखिए ये बहुत अभी चर्चा में बना हुआ है, ठीक है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ना पूछे आपसे, लेकिन रामायण से किसने लिखी है, कितने अध्याय हैं उसमें, कौन से कांड में क्या हुआ था, और अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो रामायण जो बना हुआ पहले बहुत पहले बनाया गया था रामायण, जो घरों पर पहले डीडी दूरदर्शन टीवी चैनल पे आता था ना, उसको दोबारा चलाया गया था। तो हो सकता है आपसे पूछे कि वो किसने बनाया है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, उसमें जो मेन मतलब एक्टर एक्ट्रेस हैं वो कौन है, वो सब चीज़ें आपसे पूछ सकता है। तो इसका भी हम अलग से आपको 10-5 मिनट का वीडियो बना करके सारा आपको प्रोवाइड करेंगे कि रामायण किसने लिखी है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, मंदिर के बारे में ही है। अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन आध्यात्मिकता, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के उत्सव का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन ये एक तरीके से सिर्फ मंदिर ही नहीं है, लोगों की भावनात्मक रूप से लोग जुड़े हुए हैं इससे। तो क्या आध्यात्मिक है, परंपरागत है, एक तो सांस्कृतिक विरासत के रूप में उसका उत्सव मनाने का है। जैसे जैसे भक्त और गणमान्य लोग इकट्ठा होते हैं, हवा अभिषेक की प्रत्याशा से भर जाते हैं, जो एकता और श्रद्धा की ओर सामूहिक कदम प्रति। ये जो लैंग्वेज है ना, कोई भी अगर आपका कोई मेंस आप देखो, अगर अभी इतना चर्चा में है तो जाहिर सी बात है धर्म से रिलेटेड होगा या मतलब धर्म से रिलेटेड हो सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है इससे मेंस में कि मतलब राम मंदिर से रिलेटेड, या हम धर्मनिरपेक्ष हैं, जो चीज़ें हैं, और इतना हम ऑल ओवर मतलब बहुत बड़े लेवल पे मना रहे हैं, जबकि हम धर्मनिरपेक्ष मतलब एक तरीके से देश हैं, फिर भी ये चीज़ें हो रही हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और भी बहुत सारे लोग बहुत खुले तौर पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आपसे मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, चीज़ें कैसे लिख सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, आप ये लिखते रहिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट का टॉपिक है आज का, वैश्विक आर्थिक चिंताओं के बीच सरकार ने कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर घटाया है। गवर्नमेंट ने किया क्या है, जो हम तेल बाहर से मंगाते थे ना, उसको कम करने के लिए, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम करने के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, जो घरेलू तेल है जो हम घर पे उत्पादन करते हैं उस पर टैक्स कम कर दिया है। तो जो पहले 2300-2400 रुपये का मिल रहा था, अभी 1700 से 1800 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो यही चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। वैश्विक तेल बाजार की बदलती गतिशीलता, भारत सरकार ने 16 जनवरी से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को कम करने का निर्णय लिया है। विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो है के रूप में लगाया जाने वाला कर कम कर दिया गया है। 2300 रुपये से घट करके कितने रुपए बैरल हो गया, टन हो गया है, 1700 रुपये प्रति टन हो गया है। इस कदम का उद्देश्य कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से उन्नत चुनौतियों का सामना करना है। ये पिछले 2 सप्ताह में औसत तेल की कीमतों के आधार पर सरकार की पाक्षिक समीक्षा करता है, ठीक है। देखिए इसका बताती क्या हूँ। एक तो पहला, हम जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से हमारे दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी बढ़ती है। दूसरे देशों पर हम डिपेंड हो जाते हैं कि हमें वहाँ से दबाव अगर किसी चीज़ को लेकर पड़ता है तो हमें वो बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हम उनके क्या आता है उनके साथ ना हम तेल को लेकर के डिपेंडेंट हैं, हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहली बात, अगर वहाँ महंगा होता है तो हमें महंगा खरीदना पड़ता है। इससे हमारी इकोनॉमी पे ना इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमें हमारी इकोनॉमी में होती हैं। और अभी जो हो रहा ना रेड सी वाला, जो हमारा एक मतलब रेड सी वाला जो एक बहुत बड़ा घटना चक्र हो रहा है कि वहाँ पर हुती विद्रोहियों का आक्रमण हो रहा है, तो जो हमारे कार्गोज वगैरह वहाँ से घूम के जा रहे हैं दूसरी तरफ से, उससे भी क्या अगर हम इंपोर्ट करके ऑयल वगैरह लेके आते तो बहुत महंगा पड़ने वाला है उससे भी। और अभी ये भी देखा गया है कि अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह मतलब इकट्ठा कर रहा है अपने यहाँ। तो हो सकता है कि बाहर से लेकर वो अपने यहाँ एक तरीके से मतलब स्टोर कर रहे हैं, बाद में वो महंगे दामों पर बेचे। तो ये चीज़ें बहुत सारी समस्या क्रिएट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, जो हम अपने घर पे उत्पादन कर रहे हैं ना उसको हम कम दाम पर बेचेंगे, ऐसा स्टार्ट किया गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अयुत्या अभ्यास। अयुत्या
एक अभ्यास अयोध्या हुआ है हमारा अभी। अयोध्या से संबंधित भारत और थाईलैंड का पहला नौसेना अभ्यास है। अयोध्या से संबंधित है, मतलब एक तरीके से ये सैन्य अभ्यास नहीं है, सांस्कृतिक जड़ों को भी जोड़ने वाला अभ्यास है ये। अयोध्या किससे? भारत और थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है ये अभ्यास, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है नेक्स्ट। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नेवी दिसंबर 2023 में अभ्यास अयोध्या के नाम से पहले द्विपक्षीय अभ्यास के लिए सेना में शामिल हो गई हैं। ये समुद्री सहयोग है, प्राचीन शहरों को जोड़ता है। तो मैंने बोला ना, एक समुद्री सहयोग के साथ साथ क्या है, प्राचीन शहरों को जोड़ने वाला है। कैसे? भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयुत्या सदियों पुराने साझा ऐतिहासिक आख्यानों और समृद्ध सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। जो ये कहाँ गया, अयोध्या जो शहर है ना, ये जो थाईलैंड का शहर है, और हमारा जो हो गया भारत का अयोध्या, वो राम जन्मभूमि से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारे पॉइंट्स इनके मैच करते हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक विरासतें इनके मैच करती हैं, इसलिए भी ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है? अभ्यास अयोध्या का अनुवाद अजय वन है। आपसे पूछ सकता है कि जो हाल ही में थाईलैंड और भारत के बीच अयोध्या सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका अयोध्या जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? तो क्या है? अजय वन, अजय वन है नाम उसका, ठीक है। भारतीय नौसेना जहाज कुलिस शामिल था उसमें, और INLCU 50 भी शामिल था, ठीक है। और देखिए इसमें थाईलैंड की तरफ से कौन शामिल था? तो हिज थाई मेजेस्टी शिप शामिल था इसमें। HTMS प्राचुप खीरी खान में रॉयल थाई नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। ये वो चीज़ें शामिल थी। आप दोनों जो भी नाम है ना, इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें क्वेश्चन आपसे, मतलब इन एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछेगा कि जो थाईलैंड की तरफ से कौन शामिल था, इंडिया की तरफ से कौन सा शिप शामिल था, और जो हमने बोला ना अयोध्या, अयोध्या का नाम क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो आप उसको, उन चीज़ों को नोट करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम तमिलनाडु जल्लीकट्टू। तमिलनाडु जल्लीकट्टू पहले अभी 2022 में बहुत चर्चा में रहा था, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मतलब जानवरों को पसंद करते हैं, जानवरों को प्रेम करते हैं। उन्होंने बोला था कि ये जो मतलब सांस्कृतिक विरासत के रूप में मना रहा है तमिलनाडु, ये जानवरों पर एक तरह से अत्याचार हो रहा है। लेकिन क्या था, लोग जो वहाँ पे तमिलनाडु के जो लोग थे, उन्होंने बोला कि ये मतलब जानवरों पर अत्याचार नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। लगभग 2000 सालों से चल रहा है। कितने सालों से? 2000 सालों से, 2000 सालों से ये मनाया जा रहा है, और इसमें किसी भी तरीके के किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है, बस एक सांड होता है जिसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम किसी भी जानवर को इसमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और ये हमारे यहाँ सालों से, हजारों सालों से चल रहा है, तो इसको हम ऐसे बंद नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में यही हुआ कि मतलब कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है, कोई नहीं, ये मतलब इसे बंद नहीं करेंगे, ये कंटिन्यू रहेगा। तो एक तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। इसमें देखते हैं क्या है, कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु में मनाते हैं। कब मनाते हैं? देखते हैं। मदुरई जिले के अवनियापुरम गांव में जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हो गई है। पोंगल में मनाते हैं। पोंगल जो मनाते हैं हम, अभी जो हमने मनाया, अभी खिचड़ी मनाई या मकर संक्रांति मनाई, तो हमारे यहाँ तो खत्म हो गई, लेकिन उनके यहाँ 3 दिन तक चलता है कंटिन्यू ये त्यौहार, और 3 दिनों तक जल्लीकट्टू अलग अलग जगहों पर होती है प्रतियोगिता जो है, ठीक है। देखिए फर्स्ट डे हमारी हो चुकी है ऑलरेडी, अवनियापुरम में होगी है फर्स्ट डे, ठीक है। सेकेंड डे होगी पलामेड़ में, थर्ड डे होगी अलंगन्नूर में, ठीक है। राजमदुरई जिले के अलंगन्नूर के पास एक नए जल्लीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा है, ठीक है। मदुरई जिले में एक नया जल्लीकट्टू स्टेडियम बन रहा है। ये पहला स्टेडियम होगा इस तरीके का। 23 जनवरी को निर्धारित इस विश्व स्तरीय सुविधा का नाम जो है दिवंगत द्रुमक नेता तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जो M करुणानिधि थे ना, M करुणानिधि के नाम पर ही इसका उद्घाटन किया जा रहा है। उसका नाम भी M करुणानिधि के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है आर्टिकल। इस आर्टिकल से रिलेटेड मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हम पढ़ा सकते हैं इसके बारे में। पहला क्या है, फारसी टू बी वन ऑफ द इंडियाज 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस। एस जयशंकरन जी ने कहा है कि हमारी जो ये मतलब पारसी लैंग्वेज है वो हमारी 9 क्लासिकल लैंग्वेज बन सकती है। और क्या हुआ है, हाल ही में ना ईरान, देखते हैं क्या, ईरान लॉन्च मिसाइल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान टारगेटिंग मिलिटेंट्स। मतलब कि ईरान ने पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं वहाँ पर मिसाइल छोड़ दी। मतलब जो काम हम सालों से करना चाहते थे, हमेशा करना चाहते हैं, वो क्या कर रहा है, वो ईरान ने किया। और इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये हुआ है तो हमारे जो ये मंत्री हैं, ये हमारे जयशंकरन जो है वो वहीं पर थे, मतलब कि ईरान में ही थे। तो इसलिए भी लग रहा है ईरान मतलब पाकिस्तान को कि उन्होंने ही कराया है। तो इसमें देखते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। देखिए पहले हम देखते हैं ईरान की लोकेशन क्या है, क्योंकि इतना बड़ा काम किया है, मतलब पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है वो, तो इसलिए वो एक्चुअली देखिए
दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन दोनों में जो है ना शिया और सुन्नी का फ़र्क है, इसलिए भी दोनों की नहीं बनती है। और जो बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे, उसको लेकर के इन दोनों में बहुत तानातनी रहती है। इसकी वजह से ही इन्होंने मिलिटेंट्स पर हमला किया है। पाकिस्तान देखिए, ये इतनी बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैस्पियन सी और पर्सियन गल्फ के बीच कौन सी कंट्री है? तो वो है ईरान। इसकी जो कैपिटल है वो तेहरान है। इसकी नेबरिंग कंट्री हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिस्तान, तुर्की और इराक। ठीक है, यहाँ पे पर्स ऑफ गल्फ या इस पर्सियन गल्फ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। कंट्री है मिडल ईस्ट की, करेंसी है ईरानियन रियल, और तेहरान इसकी कैपिटल है। आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है उसके बारे में क्या है। मतलब एक तो हम फारसी को दे रहे हैं, दूसरा हमारा क्या है, जो ममता बनर्जी हैं, राइट्स टू पीएम मोदी सीक्स क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस फॉर द बंगला। तो बंगला जो उनकी भाषा है बंगाल की, वहाँ जो बंगला को उन्होंने बोला है कि हमें बंगला, हमारी जो लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए। उन्होंने, ममता बनर्जी ने भी ये बोला है। तो दो चीज़ों को लेकर के अभी चर्चा हो रही है। देखिए, हम कुछ देख लेते हैं लैंग्वेज जो नई ऐड की गई हैं, जिन्हें लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तमिल को दिया गया था 2004 में, संस्कृत को दिया गया 2005 में, तेलुगु को दिया गया 2008 में, कन्नड़ा 2008। जो तेलुगु और कन्नड़ा है एकदम बहनों जैसी हैं, तो दोनों को साथ में ही दिया गया है और इनकी बोलचाल थोड़ी सी सेम ही है। मलयालम को दिया गया है 2013 में, ओडिया को दिया गया 2014 में। तो इसके बाद अगर किसी को दिया जाएगा तो पारसी हो सकती है या तो बंगला हो सकती है। जो क्लासिकल लैंग्वेज होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक बार देख लेते हैं हम। पहला क्या लिखा है, दोज लैंग्वेजेस दैट हैव एन इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशन एंड वास्ट एंशिएंट बॉडी ऑफ लिटरेचर। ऐसी लैंग्वेजेस जिनके खुद की एक बहुत बड़ी पुरानी एक कह सकते हैं उसमें कोई ग्रंथ लिखा गया है, उसमें कोई लिटरेचर लिखा गया है और बहुत पुरानी एक तरीके से उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर द वंस दैट हैव बीन स्पोकन सिंस एंशिएंट। इनको बहुत पुराने टाइम से बोला जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी 100 साल से बोला जा रहा है, 50 साल से बोला, उसको हम बोलें कि इसको हम क्लासिकल लैंग्वेज बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सालों हजारों सालों से अगर वो बोली जा रही है, उसमें बहुत सारे लेख लिखे गए हैं, बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, तो उसको हम क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। इसमें और क्या लिखा है, हैव फर्दर डाइवर्स्ड फ्रॉम द क्लासिकल राइटर्स लैंग्वेज। और जो भी अलग ये भी नहीं है कि किसी दूसरी लैंग्वेज से हम नई हमारी पहले ही कोई लैंग्वेज है क्लासिकल, उसी से हम दूसरी लैंग्वेज बना के बोलें कि ये नई लैंग्वेज है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपकी जो लैंग्वेज है वो जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेज है उनसे टोटली बिल्कुल डिफरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल मैच नहीं करनी चाहिए। ये उसका एक तरीके से रूल्स बनाए हुए हैं। फिर देखते हैं क्लासिकल लैंग्वेज का। इन फरवरी 2014 द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन द राज्यसभा गेव द गाइडलाइंस फॉर डिक्लेयरिंग लैंग्वेज एज क्लासिकल। दीज आर किसको हम कैसे क्लासिकल लैंग्वेज बना सकते हैं, उनकी जो क्वालिफिकेशंस क्या तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए तभी हम किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बना सकते हैं। उनके देखते हैं क्या है, द हाई एंटिक्यू ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट इन रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री में, उसमें हिस्ट्री पुरानी जो हम बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, ऐतिहासिक किताबें पढ़ते हैं, वो इस लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। अ बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर या टेक्स्ट विच इज़ कंसिडर्ड अ वैल्यूबल हेरिटेज बाय द जनरेशन ऑफ स्पीकर्स। जो भी स्पीकर्स हैं, जो लोग बोल रहे हैं लैंग्वेज, बहुत सारी एक अच्छी खासी जनसंख्या होनी चाहिए जो उसको हेरिटेज के रूप में संजोए हुए हैं और कंटिन्यूसली उसको यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, The literary tradition be original and not borrowed from another speech community। बोला है कि ओरिजिनल होनी चाहिए, आप जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो ओरिजिनल होनी चाहिए, किसी दूसरे से इससे नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर distinct from modern, there may also be a discontinuity between the classical languages। कि जो भी हम मॉडर्न लैंग्वेज बोल रहे हैं ना, उनसे अलग होनी चाहिए, मैच नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही बोला है इसमें। इन एडिशनल टू दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस, पाली, पर्सियन एंड प्राकृत, जो 3 लैंग्वेजेस हैं ना अभी क्लासिकल लैंग्वेज, एंड दियर वर्क्स ऑफ लिटरेचर टू मस्ट बी प्रिजर्व्ड फॉर दियर रिचनेस एंड फॉर द प्लेजर एंड द एनरिचमेंट ऑफ पोस्ट। ये जो 3 लैंग्वेज है, पाली, पर्सियन और प्राकृतिक, इन तीनों लैंग्वेज के बारे में बोला गया, इनको दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है,
इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कौन कौन सी हमारी 22 भाषाएं हैं जो संविधान में, जिनको हम मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्या सारी जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस होती हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, या फिर जो हमारी सारी ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं? तो हमारा पहला वाला ऑप्शन ये गलत होगा। देखिए, सॉरी, दूसरा वाला, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, ये 22 हैं और इन्हीं 22 में हमारी क्लासिकल लैंग्वेज भी आ जाती है। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं क्या वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हाँ, जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं वो क्लासिकल भी हैं, ऑफिशियल भी, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सारी क्लासिकल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी भाषाएं हमारी हैं। आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे ना, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आपको पता होगा कि कौन सी लैंग्वेज वहाँ लिखी थी और कौन सी नहीं लिखी थी। इस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ उसी में है कि कौन सी भाषा को कब बनाया गया है। ये हमारे PIB का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 4.8 करोड़ इंडियंस एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन 9 ईयर्स। मतलब बोल रहा है PIB में दिया गया था आर्टिकल कि लगभग 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9 साल में क्या है वो पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ गए, मतलब वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं, जिन्होंने गरीबी को पीछे छोड़ दिया है। एक तरीके से क्या है, मतलब 29.17% जो है, जो लोग पहले गरीब थे हमारे इंडिया में, 29.7% जो रेशियो था गरीब लोगों का, अब कितना हो गया, 11.28% ही लोग गरीब हैं इंडिया में। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में जो डाटा दिया गया उसके अनुसार भारत में कितने % लोग गरीब हैं, तो 11.28% ही गरीब हैं अभी। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होती है ना, उसमें बहुत सारे इंडिकेशंस यूज़ करते हैं हम। एक सिंगल इंडिकेशन नहीं होता, उसके तीन मेन इंडिकेशंस होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या होती है, एक पहला हेल्थ होता है, दूसरा एजुकेशन होता है, तीसरा क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। देखिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या होगा, तबीयत खराब है, पढ़ने नहीं आएंगे। तो मतलब पहला क्या है, इंपॉर्टेंट हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी तो ही आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई मेंटेन कर सकते हो, मतलब अच्छा कर सकते हो। तो हेल्थ में कौन कौन से हैं, न्यूट्रिशंस हो गए, की पॉइंट्स हैं। देखिए, आप 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं हेल्थ को लेकर के। अगर ये तीनों अच्छे हैं तो आपको मतलब आप पॉवर्टी इंडेक्स में आपकी हेल्थ अच्छी है। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया, आपको अच्छा खाना मिलना चाहिए, जो बच्चे हैं उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, जो मदर है उनकी भी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, डेथ रेट जो बहुत होती है ना बच्चों की, माँ की, वो भी कम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एजुकेशन में है। एजुकेशन में क्या, ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने साल तक हम बच्चे ने पढ़ाई की है, स्कूल अटेंडेंस कितनी, मतलब कितने दिन तक स्कूल गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। हाँ, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे हाई कर सकते हैं। इसमें दिख नहीं रहा, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, मैं बता देती हूँ आपको देख करके। हमारा है कुकिंग फ्यूल। कुकिंग फ्यूल मतलब कि खाने में हम कौन सा फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो उपले होते हैं उससे खाना बना रहे हैं, गैस यूज़ कर रहे हैं या कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो खाना बनाता है ना उसकी हेल्थ पर भी फर्क पड़ता है, और लिविंग स्टैंडर्ड का पता चलता है कि अगर आप चूल्हे पे खाना बना रहे हो या गैस पे खाना बना रहे हो तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। इसी चीज़ को लेकर ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी योजनाएं चालू की हैं, बच्चों मतलब लोगों को कनेक्शन दिए हैं। गैस फर्स्ट रिफिल जो होती है, गैस सिलेंडर होता है पहला, उसको फ्री में भी प्रोवाइड किया ताकि लोग चूल्हे से हट करके किस में खाना बनाएं, गैस में खाना बनाएं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सैनिटेशन, सफाई वगैरह का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर सफाई मतलब आप अगर अपना स्टैंडर्ड जो है जीने का जो तरीका आप बदल रहे हो तो उसमें सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप गंदगी से रहेंगे तो आपको हाई मतलब स्टैंडर्ड वगैरह की आप अच्छे से ज़िंदगी जी रहे, इसका तरीका नहीं पता है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, ड्रिंकिंग वाटर, कैसा पानी पी रहे हैं, मतलब आप नदी तालाब से पानी पी रहे हो, हैंडपम्प से पानी पी रहे हो, जो सप्लाई वाला टैप के थ्रू पानी आ रहा है वो पी रहे हो, या ड्रिंकिंग जो वाटर आर ओ वाला पानी पी रहे हो। ठीक है, अगर मतलब आपको आपका लिविंग स्टैंडर्ड इससे पता चलता है कि पानी कौन सा यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउसिंग, आप कैसी जगह पे रह रहे हो, कैसे घर पे रह रहे हो, ये भी एक तरह से लिविंग स्टैंडर्ड आपको बताता है। नेक्स्ट हमारा क्या, इलेक्ट्रिसिटी, आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, कितने घंटे इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके शहर में, आपके गांव में, इससे भी पता चलता है। नेक्स्ट क्या, एसेट्स, आपके पास कितनी धन संपत्ति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट आपके पास है या नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर देखिएगा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, वित्तीय समावेशन हो, लोगों का जनधन अकाउंट्स खुलवाए गए ताकि सबके पास बैंक अकाउंट्स हों। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में वो मैंने सारे पढ़ा दिए हैं आपको, ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो इंडेक्स वगैरह है कौन निकालता है और कब से निकाली गई है, चाहो तो बता देती हूँ आपको एक मिनट। देखिए, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है MPI हैज़ बीन यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP है, जो UNDP हर साल निकालता है इसे। ठीक है,
फ्लैगशिप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 निकाला गया था, ठीक है। नीति आयोग ने भी पब्लिश किया है। आप बताइए जो नीति आयोग हमारा है 2015 में किससे ख़त्म करके या किसका नाम बदल करके बनाया गया था, ठीक है। और जो हमारा ये MP मतलब गरीबी है ना, जो हमारे 17 गोल्स हैं उसमें कौन से मतलब कौन से नंबर का गोल है, आप ये भी कमेंट करके बताइएगा मुझे। दो चीज़ आपको बता रही हूँ, दो चीज़ें पूछी आपसे मैंने कि जो हमारा नीति आयोग है ये पहले किस नाम से जाना आता था, जो हमारे 17 गोल्स हैं उसमें से कौन सा गोल हमारा पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही है। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था आज के लिए वो मैंने पढ़ाया आपको सारा, उसके बैकग्राउंड में जाकर डिटेल्स भी प्रोवाइड किए आपकी, ताकि आपका बैकग्राउंड सेट होते रहे, आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलती रहें। चलिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।